जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 का बेटा जी एक लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। 7.1 में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों, भला याद है आपको? फरहान बताइएगा। फैक्टोरियल। सर फैक्टोरी। हाँ जी, फैक्टोरियल। अच्छा, वहाँ से ना एक प्रूफ रहता है जी आपको करवाने वाला। मैं फिर उसी से सिलसिला शुरू करता हूँ। मैंने शेयरिंग स्टॉप की है वो इसलिए कि अब मैं वाइट बोर्ड पे आपको पहले वो प्रूफ करवाना चाह रहा हूँ जी। जी बच्चों, प्रूफ ये था, ठीक है मैंने आपको कहा था कि जी प्रूफ करेंगे हम कि एन फैक्टोरियल जो है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको प्रूफ करवाना है जीरो का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। याद है ये बात हुई थी हमारी, लेकिन अभी इसका प्रूफ जी नहीं सर। दिया गया था आपको। तो इसके लिए हम जी जहां से सिलसिला शुरू करते हैं, वी नो दैट के साथ लिखिए इसे। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जो जो मैं लिख रहा हूँ? जी सर, मुझे यस तो आ सर। रहा है। जी जी, आ सब रहा है सर, आ रहा है। सबको आ रहा होगा। अच्छा बच्चों, अब सोच के बताना जरा, n+1 का फैक्टोरियल। ये शायद अमन और फुरकान ने क्लास नहीं ली हुई, वो नहीं बता पाएंगे। फरहान, शहरियार, आप लोग बता सकते हो। सोच के बताना। अमन और फुरकान को मैं बाद में जो समझा दूंगा। जी बेटा, n+1 जी। का फैक्टोरियल फरहान। n+n-1। n+1 पहले, फिर आगे इससे फिर छोटा, आगे सर n आएगा। फिर आगे n आएगा। शाबाश। अगर मैं उससे आगे नहीं खोलना चाहता इसे, तो यहाँ फैक्टोरियल का साइन लगा के रोक दूं इसको? जी सर, जी ऐसे ही। ठीक है जी, ये सबको समझ है इस बात की, ये लिख दिया। अब ये एक वेल नोन रिजल्ट है सिंपली कि n+1 के फैक्टोरियल का मतलब उस नंबर को पहले लिखो, फिर उससे एक छोटे नंबर पे जाओ और वहां पे फैक्टोरियल का साइन रोक दो, अगर आप उससे मजीद छोटा, उसे मजीद नहीं खोलना चाहते। अब मैं ये कहता हूं आप लोगों को कि आप ऐसा करें, इसमें पुट कर दें n की जगह पे आप 0 पुट कर दें। ठीक है जी, हर n की जगह पे जब आप 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0+1 क्या बन जाएगा जी? 1। उसके साथ फैक्टोरियल का साइन रहेगा। राइट हैंड साइड पे 0+1 से 1 वैसे लिखा जाएगा, और इस n की जगह पे 0 लिखेंगे तो इसके साथ फैक्टोरियल का साइन मौजूद रहेगा। अब बेटा बताना, 1 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1। 1 के इक्वल होता है। और इस साइड पे ये जो 1 लिखा हुआ है, सिंपली इसके साथ कोई फैक्टोरियल, इसे अगर 0 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा? 0 का 1। 0 का फैक्टोरियल ही रहेगा। 1 जिससे भी मल्टीप्लाई हो उसी को जवाब में देता है। तो ये जी देखें सर। जी, इतना काम करने से जरा चेक करें, आपका प्रूफ हो गया कि 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों। सर जी, यस सर। 1 हो गया। 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है ना। 1 के फैक्टोरियल की जगह पे 1 लिख दिया। जी सर, ठीक है। कोई मसला? नहीं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये प्रूफ आपके पास मौजूद है जी, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आपको अगले लेक्चर की तरफ लेके चल रहा हूँ। परमुटेशन पढ़ेंगे आज हम, परमुटेशन क्या होता है जी। हाँ जी, ले ठीक लिया। है सर। स्क्रीनशॉट हो गया जी? यस। जी सर। ठीक हो गया जी। चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं। परमुटेशन हमारा टॉपिक है आज, और बेटा बड़ी अहम टर्म है ये, और बहुत इस्तेमाल है जी इसका। अब जी। आपके बाद हमारी। आवाज नहीं आ रही? अब सही सही है है। सर, सही है। अच्छा, वो किसी को अगर कहीं नहीं आ रही ना, तो समझ जाए वो खुद स्ट्रॉन्ग सिग्नल से हट गया है। तो फिर अच्छे सिग्नल्स की तलाश करें जिस जगह पे आपको प्रॉपर सिग्नल्स मिलते हो। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, परमुटेशन क्या है? जैसे यहाँ लफ्ज परमुटेशन के साथ नीचे लिख दिया गया है कि ये असल में क्या है, एक अरेंजमेंट है। और कौन सी अरेंजमेंट? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। ठीक है, अब इसकी तफसील अभी आपको देते हैं, किस अरेंजमेंट की बात हो रही है और किस चीज को अरेंज करना है और क्या इसका इस्तेमाल है। मैं आपको पहले ना कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल सिखा लूं काउंटिंग का। कहता है जी, गिनती करने का, गिनने का, इकट्ठा करने का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो जरा पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है एडिशन के हवाले से।
या जिसे हम कहते हैं और का रूल क्या होता है बेटा? और का मतलब सिंपली एडिशन होता है, ठीक है। ये आपको बताते हैं जी, कहता है इफ अ वर्क ए कैन बी डन इन एम डिफरेंट वेज, अगर कोई एक काम है जिसको ए कहा गया है और इसे एम मुख्तलिफ तरीकों से अगर किया जा सकता है, और कोई और दूसरा काम जिसको बी से जाहिर किया जा रहा है, शर्त यह है कि वो इस पहले वाले वर्क से इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक ना हो, वो इससे डिफरेंट हो, डिसजॉइंट हो, और वो दूसरे वाला कितने तरीकों से किया जा सकता हो? अगर एन तरीकों से किया जा सकता हो, देन आइदर ऑफ टू, ए और बी कैन हैपन इन एम प्लस एन वेज। अब इनमें से कोई, मतलब हम कहें कि ये काम हो जाए या ये हो जाए, तो उसके लिए कितने तरीकों से वो हो सकता है? इन दोनों के जो तादाद थी उसके सम के। आप एक छोटी सी एग्जांपल समझ लें, आपको मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए जी, वो एक सिचुएशन बता रहा है, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन क्लास, क्लास में कोई 15 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 10 बॉयज हैं और 5 जो हैं वो गर्ल्स हैं। टीचर सेलेक्ट अ स्टूडेंट एज अ मॉनिटर, टीचर कहता है जी मैंने क्लास का मॉनिटर बनाना है, और वो अब कोई बॉय भी हो सकता है, कोई गर्ल भी हो सकती है, आई मीन मेल स्टूडेंट भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है जी। हाउ ही मे सेलेक्टेड एज, हमने देखना कितने तरीकों से जो हो सकता है। हरी बात है जी, अगर उसने बॉयज में से चुनना है उस मॉनिटर को, तो वो 10 तरीकों से चुन सकता है। क्यों? क्योंकि बॉयज की तादाद ही 10 है। अब अगर उसने गर्ल्स में से चुनना है, तो वो 5 तरीकों से उनके सिलेक्शन कर सकता है, यानी कि उसके बाद 5 चॉइसेस होंगी। ये उस्मान कौन आया क्लास में और कुछ पूछना चाह रहे हैं? उस्मान जी, उस्मान क्या पूछना चाह रहे हैं बेटे? पूछें जी। उस्मान, अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं बेटा। सर जी कुछ नहीं पूछना चाह रहा, गलती से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, समझ आ रही है बेटे? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चों, दोबारा से सुन लीजिए। एक क्लास के 15 स्टूडेंट्स हमने फर्ज किए हैं, जिसमें से 10 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं। मॉनिटर बनाना है टीचर ने क्लास का। वो, उसके पास ऑप्शंस कितने हैं? उसके पास 15 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि 10 बॉयज में से और 5 गर्ल्स में से स्टूडेंट्स हैं जिनको वो मॉनिटर बना सकता है। अब इसके लिए रकम क्या है साथ में देखिए। हमने क्या यहाँ पे एक बात पे आपने गौर की, मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ जी, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जी। नंबर ऑफ बॉयज इन विच आइदर अ बॉय और अ गर्ल, आई एम, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं और को। आपको असूल कौन सा बताना था? और का असूल बताना था। और से मतलब क्या है कि उन उस सिलेक्शन में लड़का या लड़की कैसे आ सकते हैं, कितने तरीकों से? सिंपली एम प्लस एन का फॉर्मूला लगा है जी। आप इस बात को मानते हैं? आपका जहन मुतमईन हुआ है इस पे कि नहीं बेटा? यस सर। आसानी से समझ आ गई ये बात? यस। अब ये जो दोनों काम है ना, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं थी, अलग जिन्स के स्टूडेंट्स हैं जी। 10 बॉयज हैं, 5 जो हैं उसमें गर्ल्स हैं। ठीक हो गया। अब उन 10 बॉयज में से डेफिनेटली 10 के 10 जो हैं वो सिलेक्शन का हिस्सा हो सकते हैं एज अ मॉनिटर। 5 गर्ल्स में से 5 की 5 गर्ल्स जो हैं वो सिलेक्शन का हिस्सा हो सकती हैं एज अ मॉनिटर ऑफ दैट क्लास। तो हमने देखना है कि वो टीचर इस क्लास के कितने बच्चों को एज अ मॉनिटर कंसिडरेशन में ला सकता है। तो वो उनकी टोटल तादाद 10 जमा 5 15, क्योंकि बात क्या थी? नंबर ऑफ वेज इन विच आइदर अ बॉय और अ गर्ल कैन बी सिलेक्टेड। अब आपको बताते हैं इसके बाद एंड का रूल क्या है। एंड के रूल के लिए दोबारा जरा तवज्जो कीजिएगा। ये इस वक्त आपके सामने आ गया जी, रूल ऑफ एंड। इसके लिए मैं हाइलाइटर ले रहा हूँ जी। जी जी बच्चों, ये हिस्सा, अगर एक काम ए जिसे एम तरीकों से किया जा सकता है, दूसरा काम उसी तरीकों से एन तरीकों से किया जा सकता है। जिन बच्चों के एंड साइलेंट नहीं है, काइंडली वो म्यूट पे रहिए। मैंने अभी किया फरहान आपको म्यूट। अच्छा जी, देन बोथ ऑफ टू, दैट इज ए एंड बी कैन हैपन। अब हम एंड का रूल सीख रहे हैं। ए एंड बी कैन हैपन इन, फरहान आप क्यों अनम्यूट करते हो अपने माइक को? म्यूट पे रहने दो बेटे, जब कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लेना अनम्यूट करके। फरहान
प्लीज बेटे, फिर वो शोर आता है, प्रॉब्लम होती है जी। तो ए या बी? बेटा जी शुरू करते हैं दोबारा से बात। यहाँ पे जो वर्क ए है उसे हम कर रहे थे, कह रहे थे कि एम तरीकों से हो सकता है और दूसरा काम जो है वो एन तरीकों से हो सकता है। तो हमने ये देखना है कि ये दोनों काम एक ही वक्त में कितने तरीकों पे हो सकते हैं। इसके लिए उनका प्रोडक्ट आएगा उन दोनों की तादाद का, m इंटू एन, एम क्रॉस एन। समझ आ रही बात बेटा? अब इसके एग्जांपल लीजिए, सर आपको सर सब ये मामला काइंडली क्लियर। दोबारा रिपीट कर दें। जी, सिचुएशन पुरानी है। पहले भी हमने वर्क ए के लिए एम डिफरेंट वेज सोचे थे कि एक काम करने के लिए एम मुख्तलिफ तरीके हैं हमारे पास, दूसरा काम बी करने के लिए एन मुख्तलिफ तरीके हैं। लेकिन पहले हमने ये पढ़ा था कि उन दोनों में से कोई एक काम एक टाइम पे हो, यानी कि जैसे आपको एक एग्जांपल दी थी कि 15 बच्चों में से 10 मेल और 5 फीमेल्स थी, तो टीचर ने मॉनिटर चुनना था। तो वो क्या था, वो मॉनिटर एक ही चुनना था, वो या बॉयज वाली साइड से या गर्ल्स वाली साइड से, तो और के साथ था। अब क्या है, ये एग्जांपल जरा पढ़िए कि एक आदमी के पास 3 डिफरेंट शर्ट्स हैं, शर्ट्स डिफरेंट हैं, 3 कलर्स का डिफरेंट या डिजाइन का डिफरेंस जो भी है, और पैंट्स उसके पास 2 हैं। ठीक है जी। ही कैन वेयर एज, जाहिर बात है वो शर्ट्स 3 है तो 3 मुख्तलिफ तरीकों से 3 बार वो शर्ट्स पहन सकता है, 2 वो पैंट्स अलहदा से पहन सकता है। लेकिन वो तरीके कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच बोथ शर्ट्स एंड पैंट्स ही कैन वेयर। अब यहां पे लफ्ज फोकस्ड रहेगा एंड, शर्ट्स एंड पैंट्स एंड। पिछला जो आपको केस समझाया है उसमें मैंने लफ्ज और समझाया था आपको, अब क्या है, एंड है। तो इन दोनों को जरब करेंगे हम। ये देखिए, मल्टीप्लाई यूज होगा इसमें। जी जी बिल्कुल, क्यों मल्टीप्लाई है, एंड की वजह से। ये देखिए बड़ी सिंपल सी बात है आपके सामने। हम कंसीडर कर लेते हैं, जो साथ में फिगर बनी हुई है, कि फर्ज कर लेते हैं कि जो पेंट्स हैं हमारे पास, क्योंकि वो पेंट्स की तादाद 2 है, तो वो एक को ब्लैक कलर की कह लेते हैं, एक को व्हाइट कलर की। ये नीचे देखिए सारी व्हाइट कलर्स में ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ऊपर आपके पास ब्लैक कलर्स में आ रहे हैं। अब शर्ट्स वही हैं, ये यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। इसको अगर आप कहते हैं तो मैं नंबरिंग दे देता हूँ। ये हमारी शर्ट नंबर 1 है, ये हमारी शर्ट नंबर 2 है, ये हमारी शर्ट नंबर 3 है। ठीक है जी। तो ये देखिए कि जिसने ये पैंट शर्ट्स पहननी है, अगर एक पैंट के साथ वो ये शर्ट पहन ले, उसी पैंट के साथ वो दूसरी शर्ट पहन ले, उसी पैंट के साथ तीसरी शर्ट पहन ले, ये हो गया। अब ये भी तो हो सकता है ना कि वो पैंट उसने वाइट वाली पहनी हो, फिर वो वाली शर्ट्स रिपीट कर ले। तो ये काम कितने तरीकों से हो सका, ये 6 तरीकों से हो सका। हमें ये तादाद पे फोकस करना है। तो ये जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यहाँ इन्वॉल्व होती है, ये बात आपको मैंने समझाई है और एंड के लफ्ज के साथ। ये क्लियर हो गया? कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं थी। ये आगे क्वेश्चंस के अंदर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होना है, इसलिए आपको पहले से बताया गया। और इस चीज को देख लीजिए, वो कहता है और ऑलवेज मींस एडिशन। और का मतलब हमेशा से क्या होगा, एडिशन। वेयर एज, जबकि एंड के लफ्ज का इस टॉपिक में मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। ठीक है। अभी ये डायरेक्टली नहीं, जब क्वेश्चंस पे जाएंगे आपको कुछ अगर कहीं मसला हुआ इस टर्म के साथ तो मैं मजीद वजाहत कर दूंगा। ये थोड़ा सा आइडिया आपको पहले दिया है ताकि मसला आए ही नहीं। अब यस हम सर। आते हैं लफ्ज परमुटेशन की तरफ से। परमुटेशन क्या चीज है? देखिए परमुटेशन, असल में परमुटेशन का टॉपिक हमें गिनती करके दिया करेगा, चीजों को अरेंज करने के जो डिफरेंट पॉसिबल वेज होंगे उनकी तादाद बताया करेगा ये टॉपिक हमें। यहां पढ़ते हैं जी, अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम इन स्पेसिफिक पोजीशन। जैसे वो एक एग्जांपल लेता है जी, कहता है इफ अ होटल वेटर हैज टू अरेंज अ फॉर्क, अ नाइफ एंड अ स्पून ऑन द टेबल। अब हमारे पास अरेंजमेंट के लिए कितनी चीजें हैं, 3। फॉर्क है, नाइफ है, स्पून है, और क्या है जी, होटल का वेटर जो है वो इसे अरेंज करना चाह रहा है। वो कितने तरीकों से कर सकेगा? देखिए पहली पोजीशन में उसने क्या किया, पहले नंबर पे उसने स्पून रखा, फिर उसने जो है वो
फॉर्क रखा और फिर उसने नाइफ रखा। तो ये डिफरेंट जो प्लेसिंग्स हैं ये आपके सामने हैं। अब बच्चों ये तादाद तो छोटे नंबर के साथ आपके सामने आई, जैसे आपके पास टोटल 3 चीजें थी, 3 चीजों को कितने तरीकों से रखा जा सका, 6 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए डिस्प्ले में भी नजर आ रहे हैं। हमारा काम डिस्प्ले देना नहीं होगा, हमारा काम वो अरेंजमेंट करके देना नहीं होगा। हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें हम सिर्फ फोकस करेंगे कि हम ये काम कितने मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं, उसकी तादाद हम निकालेंगे। अब यहाँ पे जो है वो क्या चीजें मैटर करती हैं कि आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने बताए गए, उसमें से सिलेक्शन में कितने रखे गए। इस लफ्ज पे जरा गौर कीजिए, पहली लाइन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। थोड़ों का ऑप्शन भी आएगा हमारे सामने और मुकम्मल का ऑप्शन भी आएगा। तो इसकी बेटे थोड़ा सा रीडिंग कीजिएगा। यहाँ वो कहता है फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 डिफरेंट वेज विद एनी ऑफ द फॉर्क नाइफ और स्पून। पहले नंबर पे कहता है जिसको मर्जी रख लो। अब पहली जगह कितने मुख्तलिफ तरीकों से फिल हो सकती है, 3 मुख्तलिफ तरीकों से फिल हो सकती है, ठीक है ना। और इसी तरीके से फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ये सारे ऑप्शंस जब आप गिनेंगे ना तो आपको जो जवाब मिलेगा वो 6 मिलेगा। अब आपको ये करने का आसान तरीका समझाना है बच्चों और इन पेचीदगियों से निकालना है। उसके लिए मैं आपको 1 मिनट डिफाइन कर लूं जरा से पहले मैं, और फिर मैं इस तरफ आता हूं। यहाँ इसकी डेफिनेशन की तरफ कहाँ गई है जी, ये जी बेटा, ये है जी डिफाइन परमुटेशन लिखा हुआ है। परमुटेशन of n different objects taken r at a time, taken r objects is actually, अब इसको लिखने का तरीका सीख लीजिए। एक तरीका है ऊपर n लिखिए, दरमियान में कैपिटल में p लिखिए, ये जो n है p के अपर लेफ्ट एंड पे होना चाहिए और सबस्क्रिप्ट में इसके लोअर एंड पे r, n p r। याद रहे ये n कौन है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको दिए हुए हैं। P फॉर परमुटेशन है और R कौन है, उसमें से सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। इनका आपस में आपको ताल्लुक बताऊं, R जो है वो N से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, N से बड़ा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास एक बैग में 5 चॉकलेट्स हैं। मैं ये कहता हूं बच्चों बेटा बैग में हाथ डालिए, पैकेट में हाथ डालिए और आप उसमें से बाहर जो है वो 3 चॉकलेट्स निकालिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं कहूं कि उसमें से हाथ डाल के तो आप जो है वो 7 चॉकलेट्स निकाल लें? नो सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब 5 होंगी नहीं तो सर। 7 किस तरह निकालेंगे? जी यही तो मैं बात आपको अब समझाना चाह रहा हूं कि जो आपके पास सिलेक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने आर से जाहिर करना है, वो टोटल के बराबर तो हो सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि 5 के 5 निकाल दीजिए बाहर चॉकलेट्स, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। ये आर जो है वो एन से बड़ा नहीं हो सकता। इस बात पे आप एग्री करते हैं अब बच्चों? यस जी सर। जी ठीक यस है। सर। तो ये तो अभी मैंने आर और एन का रिलेशन बताया है। अब मैं आपको मजीद बताता हूँ आगे इन चीज़ों को। 1 मिनट ज़रा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। जी बेटा, अब लिखने का तरीका दोबारा सीखिए। पहले पी, एन, यहां आर। इसको लिखने का एक और तरीका है, ऐसे लिख लें या आप ऐसे लिख लें। पी लिखें कैपिटल, ब्रैकेट लगाएं, इसमें पहले एन लिखें, कॉमा के आगे आप आर लिख लें। इसे भी पढ़ते हैं परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। इस वाले को भी पढ़ते हैं परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम।
अब जो मेन बात है कि इसे खोलते कैसे हैं, ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। इसे हल करने का तरीका ये है, इस n का फैक्टोरियल ऊपर टोटल ऑब्जेक्ट्स का, और नीचे इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। बोलो बच्चों, बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। NPR का फार्मूला दिया गया है आपको। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वो 3 स्पून कितने तरीकों से रखे जा सकते हैं, 6 तरीके मिले थे ना। उसको आप यूं भी हल कर सकते थे, 3P3, 3 के 3 ही यूज करने थे। तो इस कुलिये के मुताबिक ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल ऊपर, ऊपर 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 - 3 फैक्टोरियल। आप इसको जब हल करेंगे, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 ज़रब 2 ज़रब 1 6, नीचे 0 का फैक्टोरियल 1। तो देखिए वो सवाल मैंने आपको इस टॉपिक से हल कर दिया, यानी कि आपको तादाद पता चल गई कि उस केस में वो जो 3 चीजें थी, तीनों के तीनों को इस्तेमाल करें तो कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, रखा जा सकता है। वो 6 तरीके थे। समझ आई है? कोई सवाल है जी सेन में सर तो आगे। पूछिए। फरहान बेटे, किसी बात की समझ नहीं आ रही तो पूछ ले। सर जी आ गई है इधर तक। ठीक हो गया जी। अब यही चीज मैं क्वेश्चंस पे इस्तेमाल करवाता हूँ आपको। अच्छा, ये काम कैलकुलेटर पे भी किया जा सकता है, मैं वो भी आपको सिखा दूंगा कैलकुलेटर पे कैसे ये कैलकुलेशन करते हैं। अभी मैं एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ, और एक्सरसाइज है हमारी 7.2। ये देखिए, ये पहले सवाल में यही छोटी छोटी कैलकुलेशंस, वो कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग, और 20P3 आपका पहला पार्ट है, आपने इसे खोलना है। तो आपको जब कुलिया मैंने समझाया है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, और मैंने इसे बोल के आसान लफ्जों में आपको बताया कि ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल ऊपर लिखना होता है, और बटे पे इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, 20 - 3 फैक्टोरियल। अब इसे हल करना तो कोई मुश्किल नहीं। 20 के फैक्टोरियल को आप लिखें 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17। लिखना तो 1 तक था, लेकिन 17 पे फैक्टोरियल के साइन के साथ रोक दिया इसको। वो इसलिए कि नजर आ रहा है नीचे भी 17 फैक्टोरियल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी 20 को 19 से और फिर 18 से ज़रब कर दें तो ये आपके जवाब आ गया। 16P4 को खोलना है सेकंड पार्ट में, सेम वे, कोई मुश्किल नहीं। 12P5, 10P7, ये कुछ पार्ट्स इस वक्त आपके पास स्क्रीन पे मौजूद हैं। मजीद मैं पेज स्क्रॉल करता हूँ नीचे, ये 5 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, और पांचों के पांचों आपके पास इनका हल मौजूद है जी स्क्रीन पे। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात? ये साथ में नीचे लिखा हुआ है कि ये जो पहला पार्ट है, जो 2016 के गुजरांवाला बोर्ड में आया, 2014 के लाहौर बोर्ड में सेकंड पार्ट है, 2014 के मुल्तान बोर्ड के पेपर में थर्ड पार्ट आया हुआ है। फिर इस तरह से ये उनके लिखा भी हुआ है कौन सा कब पेपर में आया। क्वेश्चन 1 ओके है, सब बच्चे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है कैलकुलेशंस के हवाले से। क्वेश्चन 2 की सर ये तरफ। सारे करने हैं जो शॉर्ट सिलेबस में आए हैं वही कर रहे हैं। ठीक है, आप स्मार्ट सिलेबस को फोकस कर लीजिएगा, लेकिन ये एक अगर आपको आता है तो बाकी किसी में कोई मसला ही नहीं है। ये तो आपको जी एवेल्युएट करना है ना, मैं। कैसे करना। ठीक है। जी सर। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ अहम पार्ट्स हैं। हमारे पास क्लास का टाइम भी 10 मिनट रह गया है, क्योंकि जूम का जो हर सेशन है 40 मिनट के बाद खुद ब खुद एक्सपायर हो जाता है। जल्दी से देखते हैं आज हम 10 मिनट में कितना कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह जहाँ मीटिंग ख़त्म हो गई वहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा इसको, सिलसिले को, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ जी, सेकंड पार्ट पे आइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, कहता है जी एन की वैल्यू के लिए हल करें इसे। पहला पार्ट देखिए, NP2 = 30। जी मैं इसे आपको खुद हल करके देता हूँ जी एक तरीके से। हाँ, पहले इस तरीके को देख लीजिए, आपको ये कैसे लग रहा है जी। इन्होंने हल किया, इस साइड को खोल लिया, NP2 को कुलिया लगा दिया, ऊपर n का फैक्टोरियल, नीचे n-2 का फैक्टोरियल, और इक्वल किसके रह गया, 30। एक तरीका यह भी होता है कि इस साइड को भी फैक्टोरियल की शक्ल में लाया जाए,
उससे मैं हल करके आपको ग्रुप में उसकी पिक लेके भेज दूंगा, आप इसी से सीख लें फिलहाल। अच्छा जी, n के फैक्टोरियल को थोड़ा और तोड़ा जी, खोला जी, n लिखा, फिर उससे एक छोटे नंबर पे गए, फिर और छोटे नंबर पे गए और वहां पे फैक्टोरियल का साइन लगा के रोक दिया, क्योंकि नजर आया कि वो चीज नीचे भी है ताकि कैंसिलेशन हो जाए। तो यहाँ पे क्या किया उसने, 30 को 6 into 5 लिखा। अब यहाँ n into n-1 है, 6 into 6 - 1 है, कंपैरिजन किया, n की वैल्यू 6 मिल गई, जवाब आ गया। तो असल में ये पूछा उसने यही था कि इस n की जगह पे क्या हो कि इसका परमुटेशन 2 के साथ 30 आए, तो वो 6 था, क्योंकि 6p2 30 के इक्वल होता है। बोलो बच्चों, हुआ सॉल्व बेटा? ये 6 कैसे आया एन की जगह पे? कंपैरिजन करें ना, पहला पहले के बराबर n, या n को सीधा सीधा 6 के बराबर रख लें, या n-1 को 6 - 1 के बराबर रख लें। एक और तरीका है, एक और तरीका भी बता देता हूँ, दोनों केसेस में ये ये सर पता कैसे चलेगा 6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 5 रखना है? वेरी गुड, ठीक है बेटा जी, आपका मसला हल करता हूँ। अगर आप ऐसे नहीं करते तो फिर आप क्या करोगे, n² - n = 30। ठीक है फरहान, ये चीज नजर आ रही है? जी सर। वहां जो ट्रिक यूज हुई है उसे समझाता हूँ। उसका जो साइड ऑप्शन है वो ये है कि आपको फिर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, आपको इसे हल करना है n की वैल्यूज के लिए। दो आएंगी, उसमें से जो पॉजिटिव वाली होगी सिर्फ उसे कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि n किसी तादाद का के लिए है, n किसी पॉजिटिव नंबर के लिए, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आपका जवाब 6 उस तरीके से भी आ सकता है। अब इन्होंने जो किया कि इनके पास n into n - 1 था। एक मिनट, मैं ये रश पेज से खत्म कर लूं, दोबारा बताता हूं। ये देखिए, n into n - 1 बराबर था 30 के। तो जो रिलेशन इस साइड पे दो नंबर्स के दरमियान है कि ये एक एक स्टेप छोटा बड़ा है, ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, हमसाए हैं। तो कौन से दो नंबर्स हैं जो करीब तरीन हो एक दूसरे के और उनका प्रोडक्ट 30 आए? वो 6 और 5 ही हो सकते हैं। वैसे तो 15 × 2 भी 30 होता है, 3 × 10 भी 30 होता है, और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन हमने कौन सा लेना था जिनमें एक का फर्क हो, क्योंकि जो ऑप्शन लेफ्ट पे नजर आ रहा है वही पोजीशन इधर देना चाह रहे थे। तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हो, अब आप पहले को पहले के बराबर रख लो, या दूसरे को दूसरे के बराबर रख लो। दोनों केसेस में आप देखिए आपको n की वैल्यू 6 ही मिल रही है। तो ये एक शॉर्ट ऑप्शन था जवाब तक पहुंचने के लिए। मैंने दूसरा भी बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करोगे तो भी n की वैल्यू पॉजिटिव वाली 6 ही मिलेगी आपको वहां से। हो गया क्लियर? जी सर। फरहान, फरहान ने पूछा था शायद। जी सर हो गया है। ठीक हो गया जी। अब इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए बेटा जी जल्दी से। 11pn = 11 × 10 × 9। हाँ जी, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, यहाँ पे इन्होंने आपके लिए। खैर, ये देखें, इतना भी मुश्किल नहीं है। 11pn को खोला, 11 फैक्टोरियल और नीचे 11 - n फैक्टोरियल। अब उसने ना जगह चेंज कर ली, ये हिस्सा इस साइड पे भेज दिया ऊपर, और जो वहां ऊपर 11 10 9 था ना, वो इधर नीचे भेज दिया। ये स्टेप अगर आप समझ पा रहे हैं तो मामला हल हो जाएगा जी हमारा। आइए समझ बेटा, इसे इधर भेज दिया और इसे इधर भेज दिया। वो इसलिए कि इधर सारे नंबर्स आ गए, वो n वाला हिस्सा साइड पे निकाल दिया उसने। अब उसने 11 के फैक्टोरियल को थोड़ा सा खोला, तो 11 10 9 8 फैक्टोरियल पे वो रुक गया, क्योंकि नीचे भी उसके पास 11 10 9 थे। वो 11 10 9 11 10 9 से कट गए, तो 8 फैक्टोरियल = 11 - n फैक्टोरियल पे रह गया। अब जरा ये बात को समझना, जब दोनों साइड्स पे एक ही सिंगल सिंगल नंबर हो, जैसे इस साइड पे 8 है उसके साथ फैक्टोरियल है, इधर भी जो कुछ भी है उस पूरे के साथ फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब है आप फैक्टोरियल के साइन को छोड़ सकते हैं। 8 = 11 - n। ये बात बड़ी सिंपल है।
अगर दो नंबर्स का फैक्टोरियल बराबर है तो इसका मतलब है वो फैक्टोरियल के बगैर नंबर ही सेम है तब भी उनका फैक्टोरियल बराबर है, अदरवाइज दो डिफरेंट नंबर का फैक्टोरियल तो बराबर नहीं हो सकता ना। बात समझ आ गई बेटे? तो यहां से जी सर। n की वैल्यू 3 निकल आई है, ठीक है। यस सर, आगे समझ। ठीक है जी, टाइम कितना रह गया हमारे पास? 3 मिनट है, हम थर्ड पार्ट करते हैं जी। ये परमुटेशंस के साइन दरमियान में रेशो इज इक्वल टू 9/9 आप सिंपली फार्मूलाज खोलें, घबराने की जरूरत नहीं है, रेशो से घबराने की जरूरत नहीं। रेशो का मतलब डिवीजन होता है, डिवाइड होना होता है। तो n का फैक्टोरियल ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। इसी तरह इस हिस्से को खोला, 9/1 9 हो गया। अब इस हिस्से को मजीद सिंपल किया उसने, n के फैक्टोरियल को लिख रहा है n इंटू n-1 फैक्टोरियल, नीचे आ रहा है n-4 फैक्टोरियल। इस तरह यहां n-1 फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे n-4 फैक्टोरियल बन गया। अब जब ये क्वेश्चन का साइन क्रॉस के साइन से बदला तो आगे वाला है जो आगे वाला हिस्सा है, जो फ्रैक्शन है, वो पलट गई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह बदल गई, n-4 ऊपर आ गया, n-1 नीचे आ गया। तो देखिए सेम फैक्टोरियल्स कैंसल कर दीजिए तो n इज इक्वल टू 9 रह गया। इतनी सी बात, करें चेक बच्चों। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। चलिए जी बेटा, टाइम की मुनासबत के साथ हम इस बात को, इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे। लेकिन कल उम्मीद है ज़्यादा काम होगा और बहुत कंसेप्चुअल सा काम होगा नेक्स्ट लेक्चर के हवाले से भी। तो क्लास मिस नहीं करनी, बाकी बच्चों को भी बताना है कि क्या सिलसिला है, क्या तरीका है हमारा पढ़ने का, ताकि वो भी क्लास में आ सके। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया? ये पहले 2 सवाल आप सब बच्चे आसानी से कर सकते हैं ना? जी सर। जी सर। ठीक हो गया।